हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम मैथ्स की पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स की पेडागोजी में लास्ट क्लास में हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया था कि मैथ्स को पढ़ाने के पीछे मैथ्स में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एम एक ब्रॉडर टर्म होती है और जो ऑब्जेक्टिव है वो एक नैरोवर टर्म होती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलकर एम को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। हमने देखा था कि जो एम है वो सोशल एम हो सकते हैं, मॉरल एम हो सकते हैं, वोकेशनल एम्स हो सकते हैं, डिसिप्लिनरी एम्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एम हो सकते हैं, कल्चरल एम्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव को भी हम दो टाइप में डिफाइन कर रहे हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम मैथमेटिक्स को पढ़ाने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है, हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करवाना चाहते हैं, हम बच्चों में न्यूमेरेसी डेवलप करवाना चाहते हैं, जो फंडामेंटल मैथ्स की स्किल्स हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बच्चों में डेवलप करवाना चाहते हैं। बच्चे को हम एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, बच्चे को हम उतना मैथ सिखाएं कि वो डेली लाइफ में उसका यूज कर सके। ये बहुत सारे जनरल ऑब्जेक्टिव लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। फिर आते हैं हमारे स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ब्लूम ने काम किया था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जब टीचर क्लास में आता है और वन डे के लिए वो एक टारगेट डिसाइड करता है कि आज की क्लास में मैंने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है। मान लीजिए क्लास में जब टीचर आता है तो टीचर सोच के आता है कि आज मुझे रेक्टेंगल के बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो ये क्या है? ये टीचर का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है कि आज की क्लास में टीचर को क्या पढ़ाना है। जब भी टीचर क्लासरूम में पढ़ाना आता है तो टीचर को सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो डिटरमाइन करना होता है कि आज की क्लास में उसे क्या पढ़ाना है। उसके लिए मेथड्स कौन कौन से यूज करने हैं, उसके लिए मेथड्स कौन से यूज करने हैं, उसके लिए एक्टिविटी कौन सी करवानी है, एक्टिविटी कौन सी है होनी है यानी एक्सपीरियंस कौन से होंगे, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, और उसका इवेल्युएशन किस तरह से करना है, उसको इवेलुएट कैसे करना है, उसका मूल्यांकन कैसे करना है। ये सब चीज़ें टीचर जब क्लास में आता है तो वो डिफाइन करता है। जब भी वो क्लास में आएगा, क्लास में आकर सबसे पहले वो आपको टॉपिक बताएगा कि आज की क्लास में हमें ये टॉपिक पढ़ाना है। अब वो टॉपिक पढ़ाने शुरू करने से पहले उसके मेथड्स टीचर डिसाइड करेगा, कौन से मेथड्स, कौन से एक्टिविटी, कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस से उसे बच्चों को ये सिखाना है। सिखाने के बाद वो इवेलुएट करना है कि जो उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे क्या उसने उतने सीखे हैं, जो टीचर ने जितना डिसाइड किया था और बच्चों ने कितना सीखा, उसको लेकर वो एग्जामिनेशन करता है, उसको लेकर वो इवेलुएशन करता है। ब्लूम कहते हैं कि जब भी हम मैथमेटिक्स टीचिंग करवाते हैं या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट की जब भी टीचिंग होती है, जब भी कोई टीचर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है तो उसके पीछे 3 डोमेन्स होती हैं। किसी भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के पीछे 3 डोमेन होती हैं। 3 डोमेन कौन सी होती हैं? ये है कोई भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के पीछे 3 डोमेन्स होती हैं। कौन कौन सी डोमेन होती हैं? एक होती है कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव को क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक। फिर आती है आपकी अफेक्टिव को पहले कोनेटिव भी कहा जाता था। अफेक्टिव यानी संवेगात्मक। और थर्ड आती है आपकी साइकोमोटर। थर्ड क्या आती है? साइकोमोटर। इसको हम गत्यात्मक कहते हैं, गत्यात्मक। 3 डोमेन्स होती हैं। जब भी कोई भी टीचर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, कोई भी एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जब वो फिक्स करता है, सेलेक्ट करता है, तो वो ये देखता है कि आपको बच्चे की कॉग्निटिव डोमेन का भी विकास करना है, अफेक्टिव का भी और साइकोमोटर का भी।
कोग्निटिव का मतलब जो भी चीज़ें नॉलेज से रिलेटेड हैं, जितना कुछ भी आता है जो आपके संज्ञान से रिलेटेड है, कितना आपकी रीजनिंग है, कितनी आपकी रिमेम्बरिंग है, कितनी चीज़ें आपको याद हैं, आपकी मेमोरी है, आपकी रीजनिंग है, आपका लॉजिकल है, ये सब चीज़ें आपकी कोग्निटिव में आती हैं। फिर उसके बाद अफेक्टिव है, यानी संज्ञानात्मक है। आपको बच्चे को नॉलेज तो देनी ही है, आपको बच्चे को लॉजिकल तो बनाना ही है, आपको बच्चे को एक अच्छा क्रिएटिव, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर तो बनाना है, जो आप कोग्निटिव डोमेन में कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे के जो एटीट्यूड हैं, बच्चे की जो इमोशंस हैं, बच्चे की जो फीलिंग्स हैं, उनको भी डेवलप करना है साथ साथ। और उसके अलावा साइकोमोटर यानी गत्यात्मक जहाँ पर हम अपनी बॉडी का यूज करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी में हम अपनी आईज और हैंड का कोऑर्डिनेशन करते हैं। जितने भी हमारी मोटर एक्टिविटी है, चाहे वो ग्रोस हो चाहे वो फाइन हो, ग्रोस में जहाँ पर लार्जर मसल्स यूज होती हैं और फाइन मोटर स्किल्स में आपकी स्मॉलर मसल्स यूज होती हैं, इन सब का डेवलपमेंट आपको करना है। तो कोई भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जब भी टीचर डिसाइड करता है तो उसके पीछे जो टीचर है वो कोग्निटिव डोमेन का भी विकास करेगा, अफेक्टिव का भी करेगा और साइकोमोटर का भी करेगा। मतलब आपको बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि ब्लूम ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को कितनी डोमेन्स में डिफाइन किया है, तो 3 डोमेन्स की बात की है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब इन्होंने अपनी टैक्सोनॉमी दी, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो हम पढ़ते हैं। ब्लूम ने कहा कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं। जब भी टीचर आता है तो वो एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव उसने डिफाइन किए वो अलग अलग लेवल के होते हैं। सबसे पहले आता है रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाई, फिर एनालिसिस, फिर इवेलुएट और फिर क्रिएट। ये होती है बच्चे का जो कोग्निशन है, बच्चे के जो संज्ञान है, वो लोअर लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक। तो ये जो हायरार्किकल मॉडल है, ये कैसा है, पदानुक्रम में है, हायरार्की में है। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद आप दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। मतलब पहले बच्चे में जो रिमेम्बरिंग वाला लेवल है ये डेवलप होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग होगा, फिर अप्लाई होगा, फिर एनालाइज होगा, फिर इवेलुएट होगा, फिर क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि रिमेम्बर के बाद ही सीधा वो क्रिएट कर लेगा। हायरार्किकल मॉडल है, आपको याद रखना है। ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, वो कैसा है, वो हायरार्किकल मॉडल में है, वो पदानुक्रम में है। और इसके कितने पद हैं, ये 6 है। ये हम कोग्निटिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कोग्निटिव की बात कर रहे हैं। अफेक्टिव, साइकोमोटर की फिर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोग्निटिव से ही पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोग्निटिव है, इसके 6 लेवल दिए, कौन कौन सा, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट। ये है रिवाइज्ड जो 2001 में आई थी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो पुरानी थी 1956 में जब ब्लूम ने दी थी, तो सबसे पहले यहाँ पर रिमेंबर से पहले यहाँ पर था नॉलेज, रिमेंबर से पहले था नॉलेज, रिमेंबर की जगह जो सबसे पहले लेवल पे था वो था नॉलेज। सबसे पहले था नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज के बाद आता था कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन से ऊपर आता था एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, फिर आता था एनालिसिस, एनालिसिस के बाद आता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद आता था इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। ये थी जब ओरिजिनल टैक्सोनॉमी दी थी 1956 में ब्लूम ने। ब्लूम की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी से जो हायरार्किकल मॉडल है, अगर आपसे पूछता है तो ये बनेगा। बाकी पुरानी से पूछा नहीं जाता है, न्यू से पूछा जाता है। सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज से कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से एनालिसिस, से सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। लेकिन अभी रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड में पहले रिमेंबर है, फिर अंडरस्टैंड है, फिर अप्लाई है, एनालिसिस है, इवैल्यूएट है और क्रिएट है। मेन इसमें डिफरेंस कहाँ आया, मेन डिफरेंस आया यहाँ पर जो इवैल्यूएशन इसका लास्ट लेवल था, इवैल्यूएशन को ले आए यहाँ पर, और जो सिंथेसिस है उसको ले गए क्रिएट पर। मेन डिफरेंस यहाँ पर आया है, ये चीज़ आपको समझनी है, बाकी सभी सेम है। जो नीचे वाले 3 हैं इनको हम लोअर लेवल बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं, लोअर लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इनको क्या बोलेंगे, लोअर लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। और जो ऊपर वाले 3 हैं इनको हम बोलते हैं हायर लेवल। इनको क्या बोलेंगे, हायर
लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस, इवेलुएट और क्रिएट। तो आपसे पूछ ले कि लोअर लेवल में कौन कौन से आएंगे, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई है, ये लोअर लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। और हायर लेवल में क्या आएंगे, एनालिसिस, इवेलुएट और क्रिएट हमारे हायर लेवल में आएंगे। अब इनको एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिमेंबर की। ये पहले नाउन फॉर्म में थे, ये अब वर्ब फॉर्म में है। वर्ब फॉर्म का मतलब क्या है, रिमेंबर को आप कर दो रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिमेंबर की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, रिमेंबर की। रिमेंबर का मतलब क्या है कि आपको कोई भी चीज़ याद है, उसको आप रिकॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने टॉपिक डाला था कि टीचर पढ़ाना चाहता है बच्चों को क्या, रेक्टेंगल के बारे में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, रिमेंबर करेगा, रिकॉल करने की कोशिश करेगा। जो चीज़ें उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हैं, वो वहाँ से उस नॉलेज को रिट्रीव करने की कोशिश करता है कि जो रेक्टेंगल है वो किस तरह की होती है। जो बच्चा है वो रिकॉल करके करता है कि इस तरह की जो शेप होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, कोई भी लॉ हो गया, कोई भी प्रिंसिपल हो गया, कोई भी थ्योरी हो गई, जो आपने याद करके अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर ली है, वो कहाँ आएगी, रिमेंबर में आएगी। रिमेंबर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उनका जो टैगलाइन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, डिफाइन से होगा, स्टेट से होगा, लिस्ट होगा, मेमोराइज होगा और यहाँ पर रिपीट होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन करें, स्टेट करें, लिस्ट करें, तो ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको कितना याद है। आप जितने भी फॉर्मूला याद कर रहे हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स याद कर रहे हैं, ये क्या है, आपके मेमोरी बेस्ड है, यानी रिमेंबरिंग पर बेस्ड होते हैं। ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में या लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे लोवेस्ट लेवल पर क्या होता है, वो होता है रिमेंबरिंग या फिर नॉलेज। रिमेंबरिंग और नॉलेज है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल पर होती हैं। जैसे आपने रेक्टेंगल का कोई भी फॉर्मूला लर्न कर लिया कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर हम निकालेंगे वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी कहाँ से आया, सिर्फ आपने ये रट लिया है, रोट मेमोराइजेशन कर ली है, ये आपने अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लिया है। फिर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग कहाँ आएगी, अब जो बच्चा है वो क्या करेगा, ये रेक्टेंगल है, इसके फॉर्मूला ये जो बना, इसको समझने की कोशिश करेगा कि वो किस तरह से बना। बच्चा ये समझेगा कि जो रेक्टेंगल है इसकी अपोजिट साइड है, ये बराबर होती है, इसको मैं लेंथ कहता हूँ, ये इसी के बराबर होगी, ये भी लेंथ ही है। ये ब्रेथ है, ये भी इसके बराबर होगी। तो जो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ द होल साइड। जब मैं चारों साइड्स को जोड़ दूंगा, चारों भुजाओं को जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा, यानी परिमाप आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। अब वो क्या करेगा, देखो L है वो 2 बार है, तो इसको मैं 2L लिख सकता हूँ। B है, ये भी 2 बार है, तो इसको मैं 2B लिख सकता हूँ। अब 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो अंदर कितना बच गया, L प्लस B बच गया। तो ये क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर उसने फॉर्मूला बनाया है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर उसने ये फॉर्मूला बनाया है। यहाँ पर उसने इस फॉर्मूले को रटा नहीं, उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिकॉग्नाइज, डिस्कस, डिस्क्राइब और क्लासिफाई, तो ये किस बेस्ड पर क्वेश्चन होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई भी फॉर्मूला है, इसको वो समझ पाया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर क्या आता है, अप्लाई। अप्लाई क्या है, जो इसने ये नॉलेज ली, जो भी उसने ये पढ़ा, उसको वो अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है, डेली लाइफ में जो उसे प्रॉब्लम आएगी, न्यू सिचुएशन में जब उसे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वो क्या करेगा, इस फॉर्मूला का यूज करेगा। मान लीजिए कोई उसके पास एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी एक फील्ड है और उसे इस खेत के चारों तरफ तार करनी है, क्योंकि जो जंगली पशु हैं वो आकर इसकी खेती को खराब कर देते हैं। इसके सामने क्या आई, एक समस्या आई। अब वो ये क्या करेगा, इस समस्या का समाधान करने के लिए वो अपनी नॉलेज का यूज करेगा, वो अपनी रिमेंबरिंग का यूज करेगा। आपको याद रखना है, अप्लाई में, अप्लाई की जब भी बात होगी तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग दोनों होंगे। अप्लाई में अंडरस्टैंडिंग प्लस रिमेंबरिंग दोनों का यूज होता है, याद रखना। तो यहाँ पर जो चीज़ें उसे याद हैं, जो उसकी मेमोरी में है उसका,
और जो मेथड उसने सीखा है, जो समझ उसने बनाई है, उस दोनों का यूज करेगा अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व करने के लिए। अब उसने देखा कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और मुझे इसके चारों तरफ तार लगानी है, तो मैं क्या करूँ, इसका पेरीमीटर निकाल लूँ। पेरीमीटर निकाल लूँगा तो मुझे टोटल लेंथ ऑफ वायर पता चल जाएगी कि मुझे कितनी लेंथ की वायर लेके आनी है। तो यहाँ क्या कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर वो यूज कर रहा है अपनी नॉलेज का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का। तो जहाँ पर भी इंटरप्रेट हो, सोल्व हो, इलिस्ट्रेट हो, डेमोन्स्ट्रेट हो, वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा। यहाँ पर वो क्या करेगा, अपनी जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी ब्रेथ मापेगा, लेंथ मापेगा, यहाँ से वो पैरामीटर निकालेगा और टोटल तार की लंबाई निकाल लेगा कि उसे टोटल कितनी लंबी तार चाहिए अपने जो खेत है इसके चारों तरफ बाड़ करने के लिए, तार करने के लिए। ये थे लोअर लेवल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव तीनों, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई। रिमेंबरिंग, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर हैं उसको रिट्रीव करके आप उसे याद करके दोबारा किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, आप समझकर किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गया। और जो चीज़ें आपके पास रिमेंबरिंग में थी, अंडरस्टैंडिंग में थी, उसको आपको डेली लाइफ में न्यू सिचुएशन में जब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका यूज कर रहे हैं, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अप्लाई आ जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं हायर लेवल के जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में देखते हैं। हायर लेवल में क्या आएगा, सबसे पहला हायर लेवल में आता है एनालाइज। क्या आता है, एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या है कि जब भी आपके सामने कोई भी समस्या आती है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंट्स और पार्ट्स और एलिमेंट्स में आप इसे ब्रेक डाउन करने हैं। मान लीजिए आपके पास है एक रेक्टेंगुलर फिर से फील्ड, आपने क्या किया, आपने इसके बीचों बीच बना दिया रास्ता, यहाँ पर ये रास्ता बना दिया और यहाँ पर ये रास्ता बना दिया। अब आपको बताना है एरिया, कौन से एरिया, आपने यहाँ पर 4 पार्क बना दिए, 1 2 3 और 4, आपको बताना है इन चारों पार्क का टोटल एरिया। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई। अब इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप क्या करेंगे, या तो आप इस वाले जो रेक्टेंगुलर है इसका आप एरिया निकाल लेंगे, मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, इसका निकाल लेंगे। फिर आप इस वाले का निकालें, फिर आप इस वाले पार्क का एरिया निकालें, फिर आप इस वाले पार्क का एरिया निकालें और फिर चारों को जोड़ दें। तो ये इस तरह से आ सकता है। या फिर आप क्या करें, या फिर आप करें कि टोटल का निकालें, टोटल का निकालने के बाद आप इस वाले जो रास्ते का एरिया ये माइनस करें, इस वाले का माइनस करें, ये पूरे का करेंगे तो इनमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब भी आएगी तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, वही होता है आपका एनालिसिस। माने जहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा एक रेक्टेंगल बना, यानी कौन सा एक आयत बना और कौन सा एक स्क्वायर बना। तो जहाँ पर भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर हम समस्या का समाधान करते हैं वो क्या होता है, एनालाइज होता है। फिर उसके बाद आता है इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब क्या है, जो भी मेथड हमने यूज किया किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, जो मेथड हमने यूज किया, जो भी हमने टूल्स का यूज किया, जो भी एक्टिविटी हमने की, क्या वो सही है, हम उसको जज करते हैं, हम उसको क्रिटिक करते हैं कि क्या हमने जो मेथड का यूज किया, क्या वो स्टैंडर्ड मेथड के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हमने वो सही किया या फिर हमने वो गलत किया। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीका का हो सकता है। इवैल्यूएशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का हो सकता है। इवैल्यूएशन हम खुद भी कर सकते हैं और हमारा इवैल्यूएशन टीचर भी कर सकता है, कोई पीयर भी कर सकता है। तो इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, जजमेंट दी जाती है कि क्या जो हमने मेथड यूज किया वो सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे और गलत है तो हम फिर से इसको दोबारा करेंगे, दूसरे मेथड के साथ हम इसको दोबारा से उसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे दूसरे मेथड के द्वारा। फिर लास्ट में आता है क्रिएट। सबसे लास्ट में क्या आता है, क्रिएट। क्रिएट है ये सबसे हाईएस्ट होती है,
सबसे हाईएस्ट लेवल पे होती है क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ भी आपने सीखी उसके बेस पर आप कोई भी नई चीज़ का निर्माण करते हैं। इन 5 स्टेप्स का यूज करेंगे, इसमें रिमेंबरिंग भी यूज होगी, अंडरस्टैंडिंग भी, एप्लीकेशन भी, एनालिसिस भी, इवेल्युएशन भी। इन सब से जो आपको एक्सपीरियंस मिला उसके बेस पर आप कोई भी एक नई चीज़ तैयार कर रहे हैं, एक नई इनोवेशन कर रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला बना रहे हैं, कोई नया लॉ बना रहे हैं, कोई नया प्रिंसिपल बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, वो आपके आते हैं क्रिएट। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे कॉम्प्लेक्स जो लेवल है वो कौन सा है, कई बच्चों को लगता है सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल है वो क्रिएट होता है, हाईएस्ट होता है। ये गलत होता है। जो इवैल्यूएशन होता है ये सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल होता है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स लर्निंग लेवल होता है। आपको याद रखना है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन करना सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। और सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, सबसे हाईएस्ट होता है क्रिएट। सबसे लोवेस्ट कौन सा होता है, रिमेंबरिंग या फिर नॉलेज। ये थी ब्लूम की कोग्निटिव डोमेन की टैक्सोनॉमी, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एक सिंगल ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, इसके स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाई, फिर आपका एनालिसिस, फिर इवेल्युएशन एंड फिर क्रिएट। पुरानी को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे ओल्ड फैशन में क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। सबसे लोवेस्ट लेवल पे क्या है, सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है। जो ब्लूम है इन्होंने कौन से 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कौन से 3 डोमेन्स की बात की थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।